हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सतीश सर में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर सेकेंड चैप्टर यानी प्राणियों में पोषण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में पहला चैप्टर पादपों में पोषण पर चर्चा कर चुके थे। तो प्राणियों में पोषण कैसे होता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिस बिंदु पर हम बात करेंगे, जिसे हम समझेंगे, वो मुख्य बिंदु है। पहला पोषण। ब्रीफली हम ये देखेंगे पोषण क्या है, क्योंकि पोषण के बारे में पहले चैप्टर में हम लोग जान चुके हैं। दूसरा, प्राणियों में पोषण। तीसरा, प्राणियों और खासकर मानव में पोषण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। और उसके बाद अमीबा में पोषण, इसे डिटेल से देखेंगे। और मानव में पाचन, इसका हम लोग एक ब्रीफ रिव्यू करेंगे और अगले वीडियो में मानव में पाचन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का जो है पहला टॉपिक पोषण, जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में जान चुके हैं कि पोषण एक विधि है। वह विधि जिसमें कोई भी सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है और वो जो भोजन ग्रहण करने के बाद उसका भोजन का पाचन के बाद उसका जो उपयोग होता है, उसे हम लोग जो है वो पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो पोषण की परिभाषा अगर हम देखें तो यहाँ पर पोषण वह विधि जिसके द्वारा सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। वस्तुतः पोषण एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसमें जो जटिल खाद्य पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जो होता है, वो सिंपलर फूड मटेरियल्स में यानी सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होते हैं और उसका जो है उपयोग शरीर द्वारा किया जाता है। चूँकि हम बात कर रहे हैं प्राणियों में पोषण, तो यहाँ एक जान लेना ये जरूरी है कि प्राणियों में पोषण किस विधि से होता है, क्योंकि पोषण की मुख्यतः दो विधियाँ हैं। एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण प्लांट्स में होता है या वैसे सजीव में होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिस सजीव में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उसमें परपोषी विधि द्वारा पोषण होता है। और जितने भी प्राणी हैं उसमें सब में परपोषण होता है और जो प्लांट्स है उसमें स्वपोषण होता है। यूग्लिना एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें स्वपोषण होता है, चूँकि यूग्लिना प्राणी होने के बाद भी उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसीलिए यूग्लिना जो है उसे हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं प्लांट और एनिमल के बीच, यानी पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी। तो ये जो है ये परपोषण या स्वपोषण है। अब अगर मानव में पाचन की बात करें तो मानव में पोषण की बात करें, पोषण और पाचन दो अलग अलग शब्द हैं। अगर मानव में पोषण की बात करें तो मानव का में पोषण 5 चरणों में जो है वो कंप्लीट होता है। पहला जो चरण होता है कि हम भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ को खाते हैं, तो वो जो है अंतर्ग्रहण हुआ। अंतर्ग्रहण के बाद दूसरा जो है वो है पाचन। पाचन के बाद तीसरा जो होगा वो होता है अवशोषण। अवशोषण के बाद चौथा स्वांगीकरण और पांचवा जो है वो निष्कर्षण। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पर ये देखते हैं। मानव में पोषण 5 चरणों में संपन्न होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा निष्कासन या बहिष्करण। अब यहाँ पर यह है कि ये अंतर्ग्रहण का मतलब क्या? अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को ग्रहण करना, भोजन को लेना। तो भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होती है, माउथ के द्वारा होती है, मुंह के द्वारा होती है, उसे ही हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो ये पहला जो चरण होता है पोषण, मानव में पोषण का, वो है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण जब भोजन मुंह में जाता है तो मुंह में जाने के साथ ही भोजन का पाचन शुरू होता है। तो ये दूसरा चरण है पाचन। तो पाचन क्या है? तो शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलेय अणुओं में, विलेय अणुओं का मतलब जो है वो घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाना ही पाचन कहलाता है। यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं
वो जो है कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है, और वो जो है पाचन के बाद सिंपलर मटेरियल्स में कन्वर्ट होता है और वो घुलनशील पदार्थ बनाता है। तो पाचन, मानव में पाचन मुख्य रूप से मुंह से शुरू होकर, मुख से प्रारंभ होकर और मुख्यतः जो है वो छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। ये दूसरा चरण हुआ पाचन। अब तीसरा चरण है अवशोषण। अवशोषण जब पाचन होता है तो पाचन के बाद जो सिंपल मटेरियल्स बनते हैं जो कि घुलनशील होते हैं, तो भोजन के पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ का शरीर के द्रव्यों जैसे रक्त आदि में चला जाना ही अवशोषण कहलाता है। ये एब्जॉर्प्शन होता है। इस पर हम लोग मानव में पाचन जब पढ़ेंगे डिटेल से तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथा जो चरण है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन करने और वृद्धि के लिए होता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन करने तथा वृद्धि के लिए होता है उसे स्वांगीकरण कहते हैं, या ये इसका दूसरा नाम परिपाचन है। और ये जो पांचवा और अंतिम चरण है निष्कर्षण। इस प्रक्रिया में जब ये पाचन की प्रक्रिया होती है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, अपचित पदार्थ जो खाद्य पदार्थ बच जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया निष्कर्षण कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि ये जो है वो मानव में पोषण के 5 चरण। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण क्या है कि मानव अगर की बात करें तो मानव में खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण मुंह से होता है, हम लोग मुंह में लेते हैं। लेकिन ये जो है वो अंतर्ग्रहण अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरह से होता है। जैसे अगर चूहा की बात करें तो चूहा कुतर के जो है वो खाता है, उसमें उस तरह का अंतर्ग्रहण है। अगर मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी फूलों से मकरंद को जो है वो चूसती है, यानी वहाँ अंतर्ग्रहण चूषण विधि से होता है। अगर सांप की बात करें तो सांप जो है अपने आहार को निगलता है, यहाँ पर अंतर्ग्रहण जो है निगलना। कहीं पकड़कर जो है वो खाने की भी आती है बात। तो अगर चिड़िया की बात करें तो चिड़िया जो है दाना चुनकर या कीड़ा मकोड़ा को पकड़कर जो है वो खाती है। अमीबा में वो कुटपाद के द्वारा होता है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है उसमें। तो प्राणियों में अंतर्ग्रहण की कुछ विधियाँ: चूषण, पकड़ना और निगलना, चबाना, कुतरना, ये सभी है। यहाँ पर महत्वपूर्ण एक है कि अमीबा में कुटपाद के द्वारा जो है वो अंतर्ग्रहण होता है, मधुमक्खी मकरंद चूसती है, सांप अपने आहार को निगल जाता है। यहाँ पर एक जानकारी और ज़रूरी है कि एक जीव है, एक प्राणी है हाइड्रा। हाइड्रा ऐसे तो बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन उसमें एक विशेषता ये है कि उसमें अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन निष्कर्षण जो है उसके लिए एक ही अंग है और वह है मुंह। एकमात्र हाइड्रा ऐसा प्राणी है जिसमें अंतर्ग्रहण और निष्कर्षण या उत्सर्जन जो है मुंह के द्वारा ही होता है। अब अगर हम पाचन की बात करें तो पाचन को मुख्य रूप से हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा बहिकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन करने का अर्थ ये है ऐसा पाचन जो कोशिका के अंदर होता है। ये मेनली जो है कोशिकीय जंतु है उसमें होता है, बल्कि अधिकांश जीवों में जो पाचन होता है वो कोशिका के बाहर होता है और उसको बहिकोशिकीय पाचन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये पाचन जो है, पाचन की मुख्य रूप से 2 विधियाँ हैं। एक अंतःकोशिकीय पाचन जो कोशिका के भीतर होगा जैसे अमीबा में, और दूसरा बाह्यकोशिकीय पाचन जो कि कोशिका के बाहर होता है वो मानव में। अब हम बात करते हैं अमीबा में पाचन की। अमीबा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये सामान्यतः पानी में पाया जाता है और ये अनिश्चित आकार का होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, ये इसका आकार बदलता रहता है। और अमीबा का एक जो मुख्य अंग है जिसे कुटपाद कहते हैं वो चलने में भी सहायता करता है, भोजन के अंतर्ग्रहण में भी जो है वो सहायक होता है।
और अमीबा में एक और गुण ये है कि अमीबा को हम जितने टुकड़ा में बांटेंगे, हर टुकड़ा अपने आप में एक नया अमीबा बन जाता है। इस प्रकार अमीबा को जो है वो एक तरह से कहा जाता है कि मॉर्टल है, वो मरता नहीं है। वो हर जितना टुकड़ा हम काट देंगे, हर टुकड़ा एक अमीबा बन जाएगा। तो बात हम करते हैं अमीबा में पाचन की। अमीबा में पाचन कैसे होता है, आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर अमीबा में जो पोषण है, यहाँ पर अमीबा का ये चित्र है। ये अमीबा चूँकि इसका आकार अनिश्चित आकार होता है, वो किसी भी आकार का आप बना सकते हैं। तो अमीबा में क्या है कि एक इसका नाभिक है। अब यहाँ पर पहला चित्र में क्या है कि अमीबा को एहसास हुआ कि उसके आसपास उसका आहार है, ये खाद्य कण है। तो वो क्या करता है, ये प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये कुटपाद कहलाता है। तो वो अमीबा क्या करता है कि अपने कुटपाद को इस खाद्य कण के चारों तरफ फैलाता है। देखिए यहाँ पर ये खाद्य कण इसके बीच में आ गया। उसके बाद क्या करता है, ये धीरे धीरे इसको घेर लेता है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो घेर लिया तो ये खाद्य कण इसके अंदर आ गया और यहाँ पर जो है खाद्य रसदानी बन जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि ये पूरी तरह से इसको अपने शरीर के अंदर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। अब इस अमीबा में पोषण को हम लोग देख लें कि कैसे लिखेंगे। तो जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण को चारों ओर या चारों तरफ से खाद्य कण के चारों ओर कुटपाद विकसित करता है। इसके बाद भोजन को पूरी तरह घेर कर निगल लेता है। खाद्य कण रसधानी में फंस जाते हैं। यहाँ पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थ का पाचन करते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ अवशोषित हो जाता है, यानी अमीबा का शरीर उसे अवशोषित कर लेता है, जो अमीबा के वृद्धि में, रख रखाव में या गुणन में उपयोगी होता है या उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो खाद्य पदार्थ पच नहीं पाता है, उस अवशिष्ट पदार्थ को रसधानी बाहर निकाल देता है। इस तरह से अमीबा में पाचन होता है। तो ये चूँकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक ही कोशिका होता है और एक ही कोशिका से ही पाचन, उत्सर्जन और भोजन ग्रहण, ये सभी जो है एक ही कोशिका से होता है। इसके ठीक विपरीत मानव में पाचन है। क्योंकि मानव में पाचन के लिए एक सुव्यवस्थित अंग तंत्र है, जिसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो मानव में क्या है कि हम लोग पहले जान चुके कि मानव में जो पोषण होता है उसके 5 चरण हैं। उस 5 चरण में पहला अंतर्ग्रहण, भोजन हम लोग मुंह में लेते हैं और जैसे मुंह में लेते हैं वहाँ से वो पाचन शुरू होता है, यानी पोषण का जो दूसरा चरण है वो शुरू होता है। तो इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग केवल ब्रीफली मानव में पाचन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा वीडियो जो है मानव के पाचन तंत्र पर आधारित होगा। तो यहाँ पर जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन सबसे पहले मुंह में हम लेते हैं। तो ये जो मुंह है और ये जो पूरा जो हिस्सा है, वो अंदर जो होलो पार्ट होता है उसको मुख हुआ या वक्र कैविटी कहते हैं। यहाँ पर मेनली 3 चीज़ होता है, एक दांत, दूसरा जो है जीभ और तीसरा लार ग्रंथि। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से लार निकलता है। तो मानव के बकल कैविटी में, मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ा का मतलब 6, दोनों तरफ जो है वो 3 जोड़ा, 3 इधर और 3 इधर, यानी बाएं और दाएं, यानी 6 लार ग्रंथियाँ होती है जिससे कि लार निकलता है। अब लार का मुख्य काम क्या है? लार का मुख्य काम है भोजन को भिंगाना, भोजन को मुलायम करना। और लार में एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, खासकर स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च जिसको कि हिंदी में मंड कहते हैं। और यही कारण है कि अगर रोटी को, केवल जो है सूखी रोटी को अगर हम कुछ देर तक चबाते हैं, कुछ ज़्यादा चबाते हैं, तो वो क्या होता है, वो मीठा लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टार्च होता है उसको एमाइलेज या टाइलिन जो है माल्टोज में बदल देता है।
तो मुख्य रूप से यहाँ पर पहला जो है बकल कैविटी में, वो बकल कैविटी में लार है, लार का फंक्शन हम लोग जाने। इसके बाद दूसरा जो होता है वो जीभ। जीभ जो है, जीभ में जीभ क्या है, जीभ में हम लोग क्या देखते हैं कि जीभ एक जो होता है वो पीछे के तरफ कैविटी से जुड़ा हुआ और आगे का हिस्सा स्वतंत्र होता है। और जीभ में एक्चुअली जो है वो 4 पार्ट होता है। इसमें कुछ हिस्सा जो उसमें जो है टेस्ट बर्ड्स होता है, और टेस्ट बर्ड्स किनारे किनारे होते हैं और बीच के अधिकांश हिस्सा में टेस्ट बर्ड्स नहीं होता है। इसलिए जीभ में जो स्वाद होता है वो किनारे के हिस्सा में होता है, बीच वाला हिस्सा जो है टेस्टलेस होता है। और अलग अलग हिस्सा में मीठा के लिए, तीखा के लिए, खट्टा के लिए, नमकीन के लिए अलग अलग तरह का बर्ड्स होते हैं। इसके अलावा हम लोग के मुंह में जो है वो दांत होते हैं। तो दांत मानो में 2 प्रकार के होते हैं। एक दूध के दांत जो सामान्यतः 8 वर्ष तक रहते हैं और वो उसकी संख्या कुल 20 होती है। और उसके बाद जो है वो परमानेंट टीथ जो आता है, और वो परमानेंट टीथ 32 होते हैं। तो दांत के बारे में, विभिन्न प्रकार के दांतों के बारे में और मानव के में जो पाचन तंत्र है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये देख लेते हैं मानव में पाचन। मानव में पाचन की एक विकसित तंत्र होता है जिसे कि पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र में एक्चुअली आहार नाल और पाचक ग्रंथियां मिलकर जो है वो पाचन तंत्र बनाती है। और आहार नाल में मुख यानी मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत कहते हैं, बड़ी आंत जिसको वृद्धांत कहते हैं, मलाशय और गुदा होता है। तो ये जो है ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मुंह में। तो मुंह का में जो है 3 चीज़ हैं। दांत, यहाँ पर 20 और ऑब्लिक हम 32 लिखे हैं। 20 का मतलब ये जो दूध का दांत, और ये जो है परमानेंट टीथ यानी अस्थाई दांत। दूध का दांत सामान्यतः 8 वर्ष तक होता है। 8 वर्ष होते होते वो टूटने लगता है या टूट जाता है। एक जीभ होता है और 3 जोड़ा लार ग्रंथियाँ हैं। लार ग्रंथि में लार का मुख्य काम, लार ग्रंथि से लार निकलता है। उसका जो है लार भोजन को चबाते समय लार निकलता है। लार ग्रंथि से लार भोजन को मुलायम और गीला करता है। इसमें जैसा हम बताएं, इसमें एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम होता है और वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। यानी मानव में पाचन यहीं से शुरू होता है, लार से शुरू होता है। उसके बाद जो दूसरा है वो जीभ। जीभ जो है यहाँ पर जीभ में अगर हम, जीभ क्या है, तो जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर गुहा के आधार तल से जुड़ी होती है तथा अग्रभाग स्वतंत्र होता है। जीभ का मुख्य कार्य भोजन को लार से मिलाना, दूसरा भोजन को निगलने में सहायता करना, तीसरा बोलने में मदद करना। जीभ में स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब ये जीभ का हम एक चित्र देखते हैं। तो जीभ का ये जो हिस्सा, बीच वाला हिस्सा है, इसमें कोई टेस्ट बर्ड्स या स्वाद कलिकाएं नहीं होती है, यानी वहाँ पर टेस्ट नहीं होता है। जीभ का अलग अलग हिस्सा, ये जो सामने वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा में जो टेस्ट बर्ड होता है वो मीठा जो है उसके लिए है, मीठा का पता चलता है। उसके बाद का ये दोनों जो हिस्सा है ये नमकीन के लिए, ये दोनों जो है वो टेस्ट बर्ड जो है वो खट्टा स्वाद जो है उसको, और ये जो यहाँ वाला जो हिस्सा होता है वो तीखा या तीता के लिए। इसलिए अगर हम लोग कभी कभी अगर मिर्च खाते हैं तो लगता है जैसे कान के आसपास जो है तीखा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो एक बार हम लोग फिर रिव्यू कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हम लोग पोषण पर चर्चा किए कि पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण केवल पादपों में होता है और प्राणियों में मुख्यतः परपोषण होता है। परपोषण के अलावा हम लोग मानव में पोषण के विभिन्न चरण देखें कि वो 5 चरणों में होता है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कर्षण। इसके अलावा हम आज मुख्य रूप से देखें अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है, और मानव में पाचन के बारे में ब्रीफली एक जानकारी हम लोग प्राप्त किए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मानव पाचन तंत्र पर डिटेल से अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।